हेलो क्लास 8 वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका एसएसटी में हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे टिप्पू सुल्तान से। टिप्पू सुल्तान ऑल्सो नोन एज टिप्पू साहब और द टाइगर ऑफ मैसूर वॉज अ रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड अ प्योनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी। ठीक है, टिप्पू सुल्तान जो थे वो उन्हें टिप्पू साहब और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। वो एक मैसूर राज्य के शासक थे और साथ में एक जो रॉकेट तोपखाना था उसके आरंभिक निवासी भी थे। ही इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव innovations during his rule, including a new coinage system and calendar and a new land revenue system which initiated the growth of the मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने एक बड़ी संख्या में प्रशासनिक क्रियाओं को अपने शासन के दौरान नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके अंदर सिक्का ढलाई का नया सिस्टम शामिल था, नया कैलेंडर शामिल था, नए लैंड रिवेन्यू का सिस्टम शामिल था, और यहाँ तक कि उन्होंने मैसूर सिल्क इंडस्ट्री का भी एक इनिशियल लेवल पे एक नया ग्रोथ किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद है ही एक्सपेंडेड द आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट्स एंड कमीशन द मिलिट्री मैनुअल फैथुल मुजाहिदीन। इन्होंने क्या किया था, ही एक्सपेंडेड द आयरन केस मैसूरियन रॉकेट्स, इन्होंने आयरन केस मैसूरियन रॉकेट को एक्सपेंड किया, और एंड कमीशन द मिलिट्री मैनुअल फैथुल मुजाहिदीन, और इन्होंने एक हस्तचालित मिलिट्री रॉकेट थी जिसे अधिकृत किया था फैथुल मुजाहिदीन ने। ही डिप्लॉयड द रॉकेट्स अगेंस्ट एडवांसेस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस एंड देयर एलीज ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वार्स। इन्होंने क्या किया था, डिप्लॉय किया था रॉकेट्स को किसके खिलाफ में, ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, एंड उनके जो मित्र राष्ट्र थे वो एंग्लो मैसूर वार के दौरान, इंक्लूडिंग दी बैटल ऑफ पोलिलूर एंड सीज ऑफ श्रृंगापट्टनम। ठीक है, तो इसके दौरान मतलब इसके अंदर पेल्यूर और शेष और श्रृंगापट्टनम का भी युद्ध शामिल है, इनके अंदर ये चीज़ें शामिल की गई थी। उसके बाद है ही ऑल्सो embarked on an ambitious economic development program that established Mysore as a major economic power with some of the world's highest real wages and living standards in the late 18th century। इन्होंने क्या किया था, आरंभ किया था अपनी महत्वाकांक्षाओं का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी एक महत्वाकांक्षा थी, इसका उन्होंने आरंभ किया, और फिर मैसूर को इन्होंने एस्टेब्लिश किया मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में विद सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल वेजेस। यहाँ ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रियल जो वेतन था वो यहाँ दिया जाता था, एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द लेट 18th सेंचुरी, और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था आखिर में 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, फिर हम देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था वो किस तरीके से, किस वजह से, किन किन के बीच हुआ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 to 69 सा हैदर अली गेन सम मेजर ऑफ सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास। पहला जो एंग्लो मैसूर वार था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, जिसे हैदर अली ने प्राप्त कर लिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश लोगों के खिलाफ में काफ़ी जीत हासिल की थी। जीत का एक मापदंड स्थापित किया था ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास, उन्होंने लगभग मद्रास को कैप्चर कर ही लिया था। द ब्रिटिश कन्विंस द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू अटैक हैदर। ब्रिटिश लोगों ने निज़ाम जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्हें कन्विंस किया कि वो हैदर पर अटैक करे, बट द निज़ाम चेंज्ड साइड्स, लेकिन निज़ाम ने अपनी साइड बदल ली सपोर्टिंग हैदर, उन्होंने हैदर को मारने के बजाय उनका सपोर्ट किया। दैट वाज टेम्पररी हाउएवर एंड द निज़ाम साइंड अ न्यू ट्रीटी विद द ब्रिटिश इन Feb 1768। ये टेम्पररी हुआ था और बाद में निज़ाम ने एक नई संधि पर साइन किए जो ब्रिटिश लोगों के साथ की थी फरवरी 1768 में। हैदर डिड कंटेंड विद अ ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी अटैकिंग ऑन द वेस्ट एंड अ मद्रास आर्मी अटैकिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। हैदर ने क्या किया था, संघर्ष किया ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी के खिलाफ, इन्होंने वेस्ट से अटैक किया और मद्रास आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट से अटैक किया। हाउएवर हैदर्स अटैक टुवार्ड्स मद्रास रिजल्टेड इन द मद्रास गवर्नमेंट शोइंग फॉर पीस एंड द रिजल्टेंट ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस तरीके से जो हैदर ने जो अटैक किए थे टुवार्ड्स मद्रास की तरफ, रिजल्टेड इन दी मद्रास गवर्नमेंट शोइंग फॉर पीस, जो मद्रास गवर्नमेंट थी वो शांति की तलाश में थी, एंड द रिजल्टेंट ट्रीटी ऑफ मद्रास, और अंत में एक परिणाम इस युद्ध का हुआ कि मद्रास की एक संधि हुई। ठीक है, एक संधि के जरिए बाद में इस युद्ध का अंत हुआ। उसके बाद हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 to 1804 में हुआ था। विटनेस्ड ब्लडियर बैटल्स विद फॉर्चून्स
फ्लैक्चुएटिंग बिटवीन द कंसेस्टिंग पावर्स। ठीक है, ये एक विटनेस्ड मतलब खूनी युद्ध थे जो कि इन्होंने जो प्रतियोगी पावर्स थी, जो सारी आपस में जो पावर्स लड़ रही थी, जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उनको सबको बदल के रख दिया था। टिप्पू डिफीटेड बैली एट द बैटल ऑफ पोलीलूर इन सितंबर 1780। सितंबर 1780 में टिप्पू सुल्तान ने बैली को बैटल ऑफ पोलीलूर में हरा दिया था। एंड बैटवेट एट कुंभकोणम इन फरवरी 1782। और ये जो बैटवेट था इसमें भी कुंभकोणम में फरवरी 1782 में हराया था। बोथ होम वर टेकन प्रिजनर और श्रृंगापट्टनम, दोनों के दोनों क्या थे, श्रृंगापट्टनम के कैदी थे। दिस वार सा द राइज ऑफ सर एयरकोट द ब्रिटिश कमांडर हु डिफीटेड हैदर अली एट द बैटल ऑफ पोर्टो नावो एंड अर्नी। इन्होंने मतलब इसके बाद में वार जो है ना वो हुआ, वो सर एयरकोट जो ब्रिटिश कमांडर थे उन्होंने हैदर अली को पोर्टो नावो और अर्नी के युद्ध में हराया। टिप्पू कंटिन्यूड द वार फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ। टिप्पू ने अपने वार जारी रखे अपने पापा की मृत्यु के बाद में। फाइनली द वार एंडेड विद साइनिंग अ ट्रीटी ऑन द 11 मार्च 1784, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विच रिस्टोर्ड द स्टेटस को एंटेबेलुम। द ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ इन अप्रैल 1787 एंडेड द कन्फ्लिक्ट विद द मराठाज। इसके अंदर क्या होता है, बाद में 11 मार्च 1784 को अंत में एक संधि साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की, और बाद में वो अपने स्टेटस को वापस से रीस्टोर करते हैं एंटीबेलम में। और ट्रीटी ऑफ गाजेंद्रगढ़ अप्रैल 1787 में एक संधि होती है जिसके साथ मराठों के बीच के इस युद्ध का अंत होता है। उसके बाद होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इन दी थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 टिप्पू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर एंड एन एली ऑफ फ्रांस इन्वेडेड द नियर बाय स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर इन 1789 विच वॉज अ ब्रिटिश एली। तीसरे एंग्लो मैसूर वार जो 1790 से 92 के बीच हुआ, इसमें टिप्पू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे और उनका एक मित्र दोस्त था फ्रांस इन्वेडेड, इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया नियर बाय स्टेट ट्रैवनकोर पर 1789 में, विच वॉज अ ब्रिटिश एली, जो ब्रिटिश लोगों का क्या था, एक मित्र देश था। ब्रिटिश फोर्सेज वर कमांडेड बाय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ। जो ब्रिटिश फोर्सेज थी उनको कमांड करते थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ, खुद करते थे। द रिजल्टेंट वॉज लास्टेड 3 years एंड वॉज अ रीसाउंडिंग डिफीट फॉर मैसूर। इनका जो परिणाम था वो अंत 3 सालों बाद हुआ और इसका जो रीसाउंडिंग डिफीट हासिल करनी पड़ी मैसूर को। द वॉर एंडेड after the 1792 siege of Seringapatam and the signing of the Treaty of Seringapatam, according to which Tipu had to surrender half of his kingdom to the British East India Company and its allies। जो इस बार का अंत 1792 में श्रीरंगपट्टनम की एक संधि के साथ में हुआ, जिसके अंदर एक संधि साइन की गई जिसके अनुसार टिप्पू को अपना आधा किंगडम सरेंडर करना होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके मित्र देशों को। उसके बाद होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1798 to 99 में होता सा द डेथ ऑफ टिप्पू सुल्तान एंड फर्दर रिडक्शंस इन मैसूरियन टेरिटरी। इसके अंदर टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर की जो अधिकृत क्षेत्र था, टेरिटरी थी, उसके अंदर रिडक्शन यानी कमी आ जाती है। मैसूर्स एलियंस विद द फ्रांस वॉज सीन एज अ थ्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। जो मैसूर के जो समझौता था विद द फ्रांस के साथ में मैसूर का समझौता होता है वो सीन एज अ थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक थ्रेट मानी जाती है। एंड मैसूर वॉज अटैक्टेड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, और अब मैसूर पर चारों तरफ से हमला हो जाता है। टिप्पूज आर्मी वर आउट नंबर्ड 4-1 इन दिस वार। इस युद्ध के अंदर जो टिप्पू सुल्तान की आर्मी थी वो आउट नंबर्ड थी, संख्या में बहुत ज़्यादा थी। 4:1 मतलब एक तरफ अगर 4 सैनिक हैं तो एक तरफ 1 ही है, ठीक है, इस अनुपात में थे वो। मैसूर हैड 35,000 सोल्जर्स वेयर एज द ब्रिटिश कमांडेड 60,000 ट्रूप्स। मैसूर के पास अगर 35,000 सैनिक थे तो ब्रिटिश कमांडेड और ट्रूप्स कितनी थी, 60,000 सैनिकों की थी। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठाज लॉन्च्ड एन इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ। हैदराबाद के निज़ाम ने और मराठों ने नॉर्थ की तरफ से एक इन्वेशन किया। द ब्रिटिश वॉन अ डिसीव विक्ट्री ऑफ द सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की। टिप्पू वॉज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। अपने शहर को बचाने में टिप्पू सुल्तान मारा गया। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ज़्यादातर हिस्सा जो मैसूर का बचा हुआ था उसे ब्रिटिश लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। द निज़ाम एंड द मराठाज, ब्रिटिश लोगों ने, निज़ाम ने और मराठों ने अपने कब्जे में कर लिया। द रिमेनिंग कोर अराउंड मैसूर एंड श्रीरंगपट्टनम वॉज रिस्टोर्ड टू द इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू द Wadiyar dynasty, whose forefathers had been the actual rulers before Hyder Ali became the de facto ruler।
फिर क्या होता है, जो रिमेनिंग हिस्सा बचा हुआ था इन क्षेत्रों का मैसूर और श्रीरंगपट्टनम के चारों ओर, उसे रिस्टोर कर लिया गया इंडिया प्रिंस के अंदर, जिसे कि जो किससे जुड़ा हुआ था, विद्योर डायनेस्टी से, इन वंश से जुड़ा हुआ था। इसके जो फोर फादर्स यानी जो पूर्वज थे वो एक्चुअल में यहाँ के रूलर थे हैदर अली से पहले, और अब उन्हें इनका वास्तविक रूलर भी बना दिया गया। द वुडयार्ड्स रूल्ड द रेमनेंट स्टेट ऑफ मैसूर अंटिल 1974 टू व्हेन इट जॉइंड द यूनियन ऑफ इंडिया। जो वुडयार्ड्स थे उन्होंने बचे हुए मैसूर के क्षेत्रों पर अपना शासन किया 1947 तक, व्हेन इट जॉइंड द यूनियन ऑफ इंडिया, जब तक इसे संयुक्त भारत में नहीं मिला दिया गया। उसके बाद एंग्लो मराठा वार, व्हेन द मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, द थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव कुड नॉट बियर द डिफीट एंड डेड ऑन 23 जून 1761। जब मराठों को पानीपत के युद्ध में हरा दिया गया तो इनके जो थर्ड पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो क्या नहीं कर पाए, इस हार को सहन नहीं कर पाए, और 23 जून 1761 में उनकी मौत हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ हिज सन माधवराव सक्सीडेड हिम, उनके मरने के बाद में उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा माधवराव बनता। ही वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट लीडर, वो एक बहुत ही सक्षम और एफिशिएंट एबल लीडर था। हु मेंटेन्ड यूनिटी अमंग his nobles and chiefs and soon was successful in retrieving the lost power and prestige of the Marathas। वो क्या करता है, अपने नोबल्स जो उनके फेमस लोग हैं, जो महान और चीफ मुख्य लोग थे, उनके बीच में वो अच्छी चीज़ें बना के रखता है। एंड सून वो सक्सेसफुल इन रिट्रीविंग द लॉस्ट पावर, और जल्दी ही वो अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल करने में सक्सेस हो जाता है। एंड प्रेस्टीज ऑफ द मराठाज, और मराठों की ख्याति को वो वापस प्राप्त करता है। The growing importance of the Marathas made the British become more cautious and they wanted to destroy their re-establishment। अब मतलब जो मराठास की जो इम्पोर्टेंस थी वो फिर से बढ़ती जा रही थी, ये देखकर ब्रिटिश लोग और ज़्यादा सावधान हुए, और अब उन्होंने इन लोगों का जो री-एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे वो ब्रिटिश लोग। देन इन 1772 व्हेन माधवराव डेड इट ओपन द डोर्स ऑफ द ब्रिटिश टू अटैक द मराठा। 1772 में जब माधवराव मर जाता है तो ब्रिटिश लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं कि वो मराठों पर अटैक कर सकते थे। द थ्री कन्फ्लिक्ट्स और वार्स फोर्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठाज कॉन्फिडेंसली और द मराठा एम्पायर इन इंडिया आर रिट्रीड टू एज द ग्रेट मराठा वार्स और एंग्लो मराठा वार्स। ठीक है, इसके बाद में 3 कन्फ्लिक्ट्स और वार्स बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी के और मराठों के बीच में 3 वार होते हैं, और संगठन होता है ये मराठा संगठन, और मराठा संगठन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 वार होते हैं। द मराठा एम्पायर इन इंडिया आर रिफर्ड टू एज द ग्रेट मराठा वार्स। जो मराठा एम्पायर थी इंडिया के अंदर वो कैसे रेफर थी, एज अ ग्रेट मराठा वार्स, और एंग्लो मराठा वार के नाम से इन युद्ध को नाम दिया गया जो इनके बीच हुए। द वार्स स्टार्टेड इन 1777 एंड एंडेड इन 1818। ठीक है, 1777 से शुरू होकर 1818 तक खत्म होते हैं विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया। इसमें अंत में जीत ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती है और जो विनाश होता है वो मराठा एम्पायर का भारत में विनाश हो जाता है। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 तक होता है। वॉज द फर्स्ट ऑफ 3 एंग्लो मराठा वार्स फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया। ये पहला एंग्लो मराठा वार था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में हुआ। द वार बिगिन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस वार की शुरुआत तो सूरत संधि से हुई और अंत इसका सालबाई संधि से होता है। द ब्रिटिश Calcutta Council condemned the Treaty of Surat, sending colonial uptown to Pune to annul it and make a new treaty with the Regency। इसके अंदर ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, कैलकटा काउंसिल कंडेंडेड जो सूरत वाली ट्रीटी थी उसे वो कॉलोनियल अपटाउन पुणे भेजते हैं और उसे एनुअल करने के लिए कहते हैं और एक नई संधि करने के लिए कहा जाता है, एक नई संधि बनाने के लिए कहा जाता है, यानी प्रतिश शासन के रूप में एक नई संधि तैयार की जाए। उसके बाद द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1 मार्च 1776 एनुअल दैट ऑफ सूरत रघुनाथ राव was pensioned and his cause abandoned by the revenues of Salsette and Broch districts were retained by the British। इस संधि के अंदर क्या होता है कि जो ये संधि किसकी होती है, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर की होती है। 1 मार्च 1776 में इसे एनुअल किया जाता है सूरत में। तब रघुनाथ राव को क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी और उसे हर कारण से उन्मुक्त कर दिया जाएगा और रिवेन्यूज़ जो हैं सेलसाइट और ब्रोच डिस्ट्रिक्ट्स के उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए रोक दिया जाएगा। द बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस न्यू ट्रीटी एंड गैव रिफ्यूज टू रघुनाथ राव। बॉम्बे गवर्नमेंट ने इस नई ट्रीटी से मना कर दिया और इसे रघुनाथ राव को देने से मना कर दिया। द ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प रघुनाथ राव एंड प्रोवाइडेड हिम विद
2500 सोल्जर्स। ब्रिटिश लोगों ने रघुनाथ राव के वादा किया और उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे 2500 सैनिक देंगे। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द इंग्लिश एंड रघुनाथ राव अटैक द पेशवा एंड दे वॉन। अब दोनों की कंबाइंड आर्मी थी अंग्रेजों की और रघुनाथ राव की, दोनों ने मिलकर पेशवा पे अटैक किया और वे जीत गए। द ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज साइंड इन 6 मार्च 1775 बट वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल एंड द ट्रीटी वॉज एनुअल्ड इन पुणे बाय colonial uptown in which the supremacy of Raghunath was renounced and he was promised only a pension। अब क्या होता है कि सूरत की जो संधि होती है वो साइन होती है 6 मार्च 1775 में, लेकिन बट वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल। ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल उसे अप्रूव नहीं करती एंड द ट्रीटी वॉज एनुअल्ड इन पुणे बाय कॉलोनियल अपटाउन। जो कॉलोनियल अपटाउन पुणे में था वो इस संधि को एनुअल कर देते हैं। इन विच द सुपरमेसी ऑफ रघुनाथ, जिसके अंदर रघुनाथ को क्या दिया जाएगा, उसे दोबारा से पेंशन रीअनाउंस किया गया, सुपरमेसी माना गया, रघुनाथ को अनाउंस किया गया और उससे वादा किया गया कि उसे क्या दी जाएगी, सिर्फ पेंशन दी जाएगी। दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट। अब इस संधि को बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। हु गैव रिफ्यूज टू रघुनाथ, जिन्होंने रघुनाथ को ये पैसे, ये पेंशन और ये सुपरमेसी का ओहदा देने से इनकार कर दिया। इन 1777 नाना फाडनिस ग्रांटेड द फ्रेंच अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट मच अगेंस्ट द ट्रीटी विद द कैलकटा काउंसिल। फिर क्या होता है कि 1777 के अंदर नाना फाडनिस जो उन्हें एक फ्रेंच पोर्ट वेस्ट कोस्ट का चुना जाता है, मच अगेंस्ट द ट्रीटी विद द कैलकटा काउंसिल। ये भी क्या थे, इस कैलकटा काउंसिल की ट्रीटी के अगेंस्ट थे। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश एंड द मराठा आर्मीज मेट एट वैडगॉन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अंत में ब्रिटिश और जो मराठास थे उनका जो पुणे का बाहरी इलाका है वहाँ इनका मिलन, ये मतलब साथ में इस चीज़ का रिजल्ट पे फैसला करते हैं। देन द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वॉज द सेकेंड वार फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा अम्पायर बिटवीन 1803 एंड 1805 इन सेंट्रल इंडिया। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार था वो सेकेंड वार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा अम्पायर के बीच में 1803 और 1805 में होता है पूरे सेंट्रल इंडिया में। द मेन काज ऑफ द सेकेंड मराठा वार वॉज ड्यू टू द defeat of the Peshwa Bajirao II by the Holkars on one of the prominent Maratha clans, as a result of which he accepted British protection by signing the Treaty of Bassein in December 1802। इसका मुख्य कारण जो था सेकंड मराठा वार के होने का वो ये था कि पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे वो हार गए थे होलकार से, और वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लेन्स, इनमें से जो एक महत्वपूर्ण मराठा वंश था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही एक्सेप्टेड मराठा रूलर सच एज द ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बैसन इन दिसंबर 1803। अब इन्होंने क्या कर लिया था 1802 में दिसंबर में बैसन ट्रीटी पे साइन करके और ब्रिटिश का प्रोटेक्शन हासिल कर लिया था, यानी ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ही ये चलेगी। द अदर मराठा रूलर्स सच एज द ग्वालियर्स, सिचिंदिया रूलर्स एंड द भोंसले रूलर्स ऑफ नागपुर एंड बेरर डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एंड दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इन शासकों ने ये चीज़ स्वीकार नहीं की और उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। एज अ रिजल्ट द सेकंड एंग्लो मराठा वार ब्रोक आउट इन सेंट्रल इंडिया इन 1803 और परिणाम स्वरूप 1803 में सेंट्रल इंडिया में एंग्लो मराठा वार द्वितीय शुरू हो गया। ठीक है। Then the third Anglo-Maratha War 1817 to 1880 was the final and decisive conflict। ये थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 के बीच में होता है। was the final, ये फाइनल था और डिसीव कन्फ्लिक्ट था, ये युद्ध था किसके बीच में, बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC एंड द मराठा अम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा अम्पायर के बीच में होता है। द वार लेफ्ट द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया। इस वार से जो कंपनी का कंट्रोल था वो ज़्यादातर इंडिया से लेफ्ट हो जाता है। इट बिगैन विद एन इन्वेशन ऑफ द मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स, द लार्जेस्ट सच ब्रिटिश कंट्रोल फोर्स मैस्ड इन इंडिया। उसके बाद में क्या होता है, इट बिगैन विद एन इन्वेशन, इसके साथ ही शुरुआत हो जाती है और मराठा टेरिटरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थी, द लार्जेस्ट ब्रिटिश कंट्रोल फोर्स, बहुत सारी ब्रिटिश कंट्रोल का जो फोर्स थी, जो समूह था, वो इंडिया के अंदर पहुंचता है। द ट्रूप्स वर लीड बाय द गवर्नर जनरल Hastings, no relation to Warren Hastings, the first Governor General of Bengal, supported by a force under General Thomas Hislop। ये जो था ये ट्रुप, इसको लीड कौन कर रहे थे, गवर्नर जनरल हॉस्टिंग कर रहे थे। इनका किसी वैरन हॉस्टिंग से कोई भी रिलेशन नहीं था, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इन्होंने एक फोर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जनरल थॉमस हिस्लॉप की एक फोर्स थी वो इन्हें सपोर्ट कर रही थी। ऑपरेशंस बिगन अगेंस्ट द पिंडारीज, ए बैंड ऑफ मुस्लिम
मर्शनरीज एंड मराठास फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया पंडारीज के अगेंस्ट, जिसके अंदर एक मुस्लिम लोगों का मुस्लिम थे वो किराए के सैनिक लिए गए, और मराठास जो सेंट्रल इंडिया के अंदर रहते थे उनके खिलाफ ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। द टू मेन काजेज दैट लीड टू द थर्ड एंड फाइनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास वर द ग्रोइंग डिजायर ऑफ द मराठास टू गेट बैक देयर लॉस्ट टेरिटरीज एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवर मराठा नोबल्स एंड चीफ्स बाय द ब्रिटिश। जो दो मुख्य कारण थे थर्ड और फाइनल कन्फ्लिक्ट होने के ब्रिटिश और मराठों के बीच में, वो ये थे कि मराठास क्या चाहते थे, वापस अपनी खोई हुई अधिकार क्षेत्र को वापस प्राप्त करना चाहते थे, और एक्सेसिव कंट्रोल अपना बहुत ज़्यादा जो मराठा नोबल्स का हुआ करता था और ब्रिटिश लोगों ने हासिल कर लिया था, उस कंट्रोल को वो ख़त्म कर देना चाहते थे। द वार टुक प्लेस इन महाराष्ट्र एंड नेबरिंग एरियाज इन द ईयर बिटवीन 1817 एंड 1818। 1817 और 1818 में इस युद्ध ने महाराष्ट्र और आस पड़ोस के देशों के अंदर जगह बना ली। ठीक है, यहाँ मतलब ये शुरू हुआ। आफ्टर दी बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बक्सर 1764 विच एस्टैब्लिश ब्रिटिश डोमिनियन ओवर ईस्ट इंडिया। ये जो दो युद्ध हुए थे, इसके बाद ब्रिटिश का जो प्रभुत्व है वो पूरे ईस्ट इंडिया में छा गया था। द एंग्लो मैसूर वार 1799 एंड द एंग्लो मराठा वार 1775 से 1818 कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश क्लेम ओवर साउथ ईस्ट एशिया। और इस वजह से ये तीन जब युद्ध हुए आगे, और तो इस वजह से साउथ एशिया में भी ब्रिटिश लोगों का अब क्या हो चुकी थी, मजबूती हो चुकी थी। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू resistance among various groups such as the Afghans and the Burmese would last well into the 1880 century। ठीक है, बाद में इसका रिजल्ट होता है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में डिक्लेयर हो जाती है, और जो ग्रुप्स थे अफगान्स के और बुरमेस के वो भी लास्ट वेल 1880 तक ही वहाँ पे रह पाते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडियरी एलियंस। ठीक है, यानी इन सब का मैत्रीवत कौन कौन आपस में मिले। इन सब्सिडियरी एलियंस प्रिंसली रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशंस एंड ट्रीटी विद एनी अदर रूलर। इस जब सबको मिलाने की बात आई सारे प्रिंसली स्टेट्स को, तो बहुत सारे प्रिंसली रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने किसी भी तरीके का समझौता या संधि दूसरे रूलर्स के साथ करने से मना कर दिया। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, और उन्हें अलाउ नहीं था कि वो अकेली इंडिपेंडेंट अपनी आर्म फोर्स रख सकते हैं। दे वर टू बी protected by the East India Company but had to pay for the subsidiary forces that the company was to maintain for protection। ठीक है, तो उन्हें मतलब क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में रहना पड़ता था, और दे हैड टू पे फॉर दी, उन्हें पे दी जाती उन फोर्सेस को संभालने के लिए, और कंपनी वॉज टू मेंटेन फॉर प्रोटेक्शन, और कंपनी ही उनके प्रोटेक्शन की मेंटेनेंस का ध्यान रखती थी। इफ़ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर इंडियन रूलर्स फेल होते हैं उनकी पेमेंट को पे करने में, तो उनकी जो टेरिटरी, उनका क्षेत्र जो उनके अधिकार में आता है, वो पेनल्टी के थ्रू उनसे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द नवाब रूलर ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव अवर हाफ of his territory to the company in 1801. Reason provided by British officer was maladministration. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. एग्जाम्पल के लिए जो अवध के नवाब थे, रूलर थे, उन्हें अपनी हाफ टेरिटरी कंपनी को देनी पड़ी 1801 में। रीज़न था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स का ये जो कुव्यवस्था थी ये इसका कारण बना, और हैदराबाद को भी इसी तरीके की काफ़ी सारी टेरिटरीज सौंप देनी पड़ी। ठीक है, फोर्स किया गया उन्हें भी सौंपने के लिए। बाय द लेट 18th सेंचुरी द पावर ऑफ द मराठा एम्पायर हैड वीकन एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज लेफ्ट विद अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टेट्स मोस्ट स्मॉल एंड वीक। 18वीं शताब्दी के चलते जब मराठा एम्पायर, द पावर ऑफ मराठा एम्पायर हैड वीकन, कमज़ोर पड़ गई, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ दिया उन्होंने, और ग्रेट नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ राज्य थे, छोटे और बड़े। मैनी रूलर्स एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन बाय वेल्सेली एट इट गिव दैम सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक बाय देयर नेबर्स। मैंने बहुत सारे रूलर्स को एक्सेप्ट करना पड़ा ऑफर प्रोटेक्शन का जो वेल्सेली ने दिया था। इट गैव देम सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक बाय देयर नेबर्स। अगर उनके पड़ोसी कुछ हमला करते हैं उस पर तो उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। द एलियंस वॉज फोर्स्ड अपॉन रूलर्स सो देयर टेरिटरीज कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ये जो इनका मिलना था सब चीज़ों का, सब रियासतों का, ये रूलर्स को फोर्स किया गया इस चीज़ के लिए कि वो अपनी टेरिटरीज़ को मिलाएं, वरना ये जो है वो ब्रिटिश लोगों के कब्जे में चली जाएगी। एन इंडियन रूलर entering into a subsidiary alliance with the British would accept British forces within his territory and to pay for their maintenance। इंडियन रूलर को, अगर कोई इंडियन रूलर सब्सिडियरी एलियंस में एंटर करना चाहता है तो विद द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश फोर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन हिज टेरिटरी, अपने अधिकार क्षेत्र पर भी, एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस, और उनकी मेंटेनेंस के उससे पे भी करना पड़ेगा। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिशियल रेजिडेंट इन हिज स्टेट। रूलर जो थे वो एक्सेप्ट करते
हुए थे उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका राज्य के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिशियल रेजिडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में द रूलर हु एंटर्ड इनटू अ सब्सिडियरी एलियंस वुड नॉट जॉइन एनी एलियंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। जो शासक सब्सिडियरी एलियंस में एंट्री कर गया वो अब किसी और दूसरी एलियंस दूसरी पावर के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकता और बिना ब्रिटिश लोगों के परमिशन के कोई भी वार किसी के खिलाफ अगेंस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता। द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियन अदर देन द ब्रिटिश एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस। रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियन अदर देन द ब्रिटिश। जो रूलर हैं वो किसी यूरोपियन को डिसमिस कर सकते हैं, किसी ब्रिटिश को, एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस, और किसी और को अप्लाई कर सकते हैं। द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट। रूलर जो है वो ब्रिटिश रूल को छोड़ सकते हैं अगर उनका किसी दूसरे स्टेट के साथ में कोई झगड़ा या कोई कन्फ्लिक्ट होता है। द रूलर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। रूलर्स को क्या करना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत की सर्वोच्च पावर मानना होगा। उसके बाद में द रूलर वुड हैव हिज स्टेट बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स एंड इंटरनल डिसऑर्डर्स। रूलर्स को क्या करना पड़ेगा, अब उनकी कंपनी उन्हें एक्सटर्नल बाहर वाले डेंजर्स से प्रोटेक्ट करेगी और इंटरनल डिसऑर्डर से भी प्रोटेक्ट करेगी। इफ़ द रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट्स, अगर रूलर्स फेल हो जाते हैं उनकी पेमेंट देने में, वर रिक्वायर्ड बाय द एलियंस, जो कि एलियंस की रिक्वायरमेंट है, पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वुड बी टेकन अवे एज अ पेनल्टी, तो पेनल्टी के थ्रू उनकी वो टेरिटरी, उनका अधिकार क्षेत्र उनसे छीन लिया जाएगा। एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी टेरिटरीज रियासतों का मिलना। एनेक्सेशन अकर्स व्हेन वन स्टेट क्लेम्स सॉवरेनिटी ओवर अ टेरिटरी एंड दैट क्लेम इज रिकॉग्नाइज्ड। एनेक्सेशन तब हुआ, मिलन तब हुआ जब एक स्टेट को ओवर अ टेरिटरी, एक छोटे छोटे क्षेत्रों पर अलग अलग प्रधान, अलग अलग शासक चुने जाने लगे, एंड दैट क्लेम इज़ रिकॉग्नाइज्ड, और इसी वजह से अविवादित जो झंझट होता है उसका दावा यहाँ पे होने लगा। दिस मेक्स इट डिफरेंट दैन अ फॉर्मल ट्रीटी दैट ट्रांसफर टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इस वजह से एक डिफरेंट और फॉर्मल ट्रीटी की गई जिसके अंदर एक टेरिटरी को दूसरे के साथ में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ब्रिटिश टू क्रिएट देयर डोमिनेंस ओवर इंडिया, ब्रिटिश लोगों का प्रभुत्व पूरे इंडिया पर हो चुका था। नेक्स्ट मैनी टेरिटरीज आइदर थ्रू वार और डिफरेंट एक्ट, तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को एक दूसरे में मिला दिया, चाहे वार के जरिए मिलाना पड़े या अदर किसी एक्ट के थ्रू मिलाना पड़े, इन्होंने इनको मिला दिया। अब देखते हैं सिंध। ब्रिटिश एंड बंगाल प्रेसिडेंसी फोर्सेस अंडर जनरल चार्ल्स जेम्स नाइपर अराइव्ड इन सिंध इन द मिड 19th सेंचुरी एंड कॉन्कर्ड सिंध इन फरवरी 1843। ब्रिटिश और बंगाल के प्रेसिडेंसी फोर्स थी जो जनरल चार्ल्स जेम्स नैपियर के अंडर में सिंध पहुंची और उन्होंने 19th सेंचुरी के बीच में सिंध को जीता फरवरी 1843 में। द बलोच coalition लीड बाय तालपुर अंडर मीर नासिर खान तालपुर was defeated at the battle of मियानी during which 5000 तालपुर बलोच were killed। जो बलोच coalition थी जिसे तालपुर अंडर मीर नासिर खान उसे लीड कर रहे थे, उन्होंने तालपुर को हरा दिया मिलानी के युद्ध में, जिसके अंदर 5000 तालपुर बलोच मारे गए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, थोड़े ही समय बाद हाशुर सिद्दी कमांडेड अनदर आर्मी टू द बैटल एट द बैटल ऑफ डुबू वर 5000 बलोच वर किल्ड। थोड़े ही समय बाद में हाशुर सिद्दी ने भी एक आर्मी को कमांड किया, युद्ध हुआ डुबू का जहाँ पे 5000 बलोच फिर मारे गए। द फर्स्ट आगा खान वॉज escaping persecution from Persia and looking for a foothold in the British राज। पहले आगा खान जो मतलब बच निकले थे अत्याचारों से, पर्शिया से, और वो उन्होंने अब ब्रिटिश राज में अपना पैर जमाना शुरू किया ताकि उन्हें वहाँ कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। हैव द ब्रिटिश इन देयर कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, जब उन्होंने सिंध पर जीत हासिल की तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों की हेल्प की। एज अ रिजल्ट ही वॉज ग्रांटेड अ लाइफ टाइम पेंशन, और इस वजह से उन्हें लाइफ टाइम पेंशन अफोर्ड दी गई। A British journal by Thomas Paston mentions in the captive सिंधी एम्ब्रिस, जो ब्रिटिश जनरल थे बाय थॉमस पैस्टन, उन्होंने मतलब मेंशन किया है एक पकड़े हुए सिंधी एम्ब्रिस के बारे में। द एम्ब्रिस हैज़ एज बीइंग द प्रिजनर ऑफ हर मैजेस्टी, वो उसके कैदी के रूप में था। दे वर मेंटेन्ड इन स्ट्रिक्ट सेक्यूशंस, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एकांत मेंटेन कर रखा था। दे आर डिस्क्राइब्ड एज ब्रोकन हार्टेड एंड मिजरेबल मैन, उन्होंने डिस्क्राइब किया एक टूटा हुआ और बहुत ही दयनीय आदमी के रूप में। मेंटेनिंग मच ऑफ द डिग्निटी ऑफ फॉलन ग्रेटनेस, जो डिग्निटी थी उसकी, जो आत्मविश्वास था वो फॉलन ग्रेटनेस काफ़ी हद तक गिर चुका था। विदाउट एनी क्योरलेस और एनर्जी एंग्री कंप्लेनिंग एट दिस अनविलेबल सोर्स ऑफ सोरो, रिफ्यूजिंग टू बी कम्फर्टेड।
ठीक है। तो उसने मतलब बिना किसी अपनी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के, आवाज़ की भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी, सोर्स और शोरो दुख की स्रोत के वजह से भी रिफ्यूजिंग टू बी कंफर्टेड, तो उसने कंफर्टेबल होने से मना कर दिया। विद इन वीक्स चार्ल्स नेपियर एंड हिज फोर्सेज ऑक्यूपाइड सिंध, कुछ ही हफ्तों में चार्ल्स नेपियर और उसकी फोर्स ने सिंध ऑक्यूपाई कर लिया। आफ्टर 1853 द ब्रिटिश डिवाइडेड सिंध इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड लेटर मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1853 में ब्रिटिश को सिंध को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट्स में, और लेटर मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इसे अंत में हिस्सा बना लिया गया। ओके, ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको आपको रीड करना है अच्छे से।